नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, 9 अक्टूबर के बाद से यूपी की सियासत में उथल पुथल जारी है और ये उथल पुथल छोटी मोटी उथल पुथल नहीं है। इस उथल पुथल का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े राजनीतिक दल जो हैं वो इस समय बस किसी भी तरीके से बहन जी की इस रैली का तोड़ ढूंढ रहे हैं। जी हां, आप लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर को बहन जी ने लखनऊ में जो रैली की और उस रैली में जो भीड़ जुटी, उसके बाद से यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, घमासान छिड़ा हुआ है। विरोधी दल ये नहीं जानते हैं कि आगे बहन जी क्या प्लानिंग कर रही है, लेकिन उनके भीतर एक कौतूहल है कि आखिर बसपा के खेमे में क्या चल रहा है। बसपा ने एक नारा दिया 2027 में 226 हमारा, यानी कि 2027 में बीएसपी जो है वो 226 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अब ये दावा क्या सिर्फ ख्याली है या फिर किताबी है या फिर ये ऐसे ही गोलमोल बातें हैं या फिर इस दावे को जमीन पर पूरा किया जा रहा है। हमारे पास एक प्लान हाथ लगा है, एक फॉर्मूला हाथ लगा है। जी हां, जिस फॉर्मूले से बीएसपी सुप्रीमो मायावती 226 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने की तैयारी कर रही है, वो फॉर्मूला हमारे हाथ लग गया है कुछ हमारे सूत्रों से। ये कह दीजिए कि बहन जी का फॉर्मूला 226, यानी कि बहन जी का जो फॉर्मूला है 2027 में 226 सीटें जीतने का, वो लीक हो गया है। जी हां, उस फॉर्मूले से बीएसपी इस तरीके से तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश की सियासी रणनीति कि 2027 में खेला हो जाएगा और जैसे ही ये फॉर्मूला आएगा बाहर तो भाजपा और सपा की नींद हराम हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के उस जातिवादी वकील की जो बाबा साहब पर बार बार अपमानजनक टिप्पणी करता है, लेकिन इस जातिवादी वकील को औकात दिखा दी है ग्वालियर की एक लेडी सिंघम ने। जी हां, ग्वालियर की एक महिला पुलिस अधिकारी हिना खान ने जातिवादी वकील अनिल मिश्रा को औकात दिखा दी है। और आलम यह है कि जो बाबा साहब का अपमान करता था, बाबा साहब का संविधान नहीं मानता था, उसको बाबा साहब के संविधान से चलने वाले कानून और प्रशासन की माननी पड़ी और इसने यहां पर लेडी सिंघम को डराने की कोशिश की तो लेडी सिंघम ने अनिल मिश्रा की हेकड़ी निकाल दी। दोस्तों, दोनों खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम के स्मारक स्थल पर बीएसपी ने एक बड़ी महारैली की। 9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि थी। इस दिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडर और संगठन को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सियासत में वो मैसेज दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। जिस तरीके से लखनऊ में वो सैलाब उमड़ा, उसकी काट आज तक भाजपा और सपा नहीं ढूंढ पा रही है। बीजेपी के लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमको इससे कोई खतरा नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी का पीडीए तोड़ेगा। लेकिन एक फॉर्मूला हमारे हाथ लगा है जो कि मिशन 2027 का फॉर्मूला है बहन जी का, मायावती का, कि कैसे 226 सीटें जीतने वाली है। वो फॉर्मूला लीक हो गया है और उस फॉर्मूले से यह पता लग रहा है कि भैया दिक्कत सपा को तो कम होगी, लेकिन भाजपा को ज्यादा दिक्कत 2027 में होने वाली है। 16 अक्टूबर को बहन जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में चर्चा भी होने वाली है। मैं आपको बताता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई लखनऊ में, इसमें कुछ ऐसी बातें कही, अगर उन बातों को सुना जाए, उन बातों को डिकोड किया जाए तो अपने आप में समझ में आ जाएगा कि बीएसपी 226 सीटें कैसे जीत रही है। दोस्तों, जिस तरीके से बहन जी ने सबसे पहले भाजपा पर हमला बोला और यह कहा कि बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को मेरे पीछे लगाकर मेरे परिवार को और मुझे परेशान किया है और हमारी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की है, लेकिन हम इन मुकदमों से बच आए।
बहन जी ने ये बात सबके सामने कहकर एक तरीके से पूरे देश को यह दिखाने की कोशिश की है कि भाजपा जो है वो ईडी और सीबीआई को पीछे लगाकर डराने वाली राजनीति करती है, लेकिन हम लोग भाजपा से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग भाजपा के सामने खड़े हैं। उसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो धर्मों को लेकर उनकी जो रीति रिवाज है उसको लेकर बयानबाजी की जाती है और उनकी मान्यताओं को भला बुरा कहा जाता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये जो आई लव की राजनीति चल रही है ये भी नहीं होनी चाहिए। इस पूरे बयान से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के 22% मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर दिया। जी हां, उस 22% मुस्लिम वोट बैंक को अपने खेमे में लेने की कोशिश की, जो कि इस समय भाजपा को हराने के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन हरा नहीं पाता। और जबकि समाजवादी पार्टी उस वोटर के पक्ष में बोलती हुई भी नजर नहीं आती है। बहन जी ने जिस तरीके से कहा कि ये जो आई लव की राजनीति चल रही है, हमने देखा जिस तरीके से आई लव मोहम्मद उत्तर प्रदेश के मुस्लिम लोग लिख रहे थे और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही थी और देश में एक धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही थी, चुनाव को सांप्रदायिक और कम्युनल करने की कोशिश की जा रही थी। बहन जी ने इस पूरे मामले पर यूपी की सियासत में बोला कि आई लव की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा था? राजनीति इस पर भाजपा कर रही थी, क्योंकि आई लव मोहम्मद लिखने में, आई लव महादेव लिखने में, आई लव अंबेडकर लिखने में, आई लव राम लिखने में किसी को दिक्कत नहीं है। जिसका जो धर्म है वो लिख सकता है। बहन जी ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जब ये मैसेज गया, अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके की पॉलिटिक्स होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरा, हम बात करते हैं अब अति पिछड़े वोटर की। अति पिछड़ा वोटर जो कि भाजपा में 2017 में गया और 2017 में जाकर उसको लगा कि बीजेपी में उसको रिप्रेजेंटेशन देगा, लेकिन बीजेपी ने उसको अंधभक्त बनाकर हिंदुत्व के मसाले में ऐसा रगड़ा कि वो आज तक अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मांग पा रहा है। लेकिन वो देख रहा है कि कैसे एक जाति के लोगों का वर्चस्व सरकार और प्रशासन में हुआ जा रहा है। एक जाति के लोग दबाकर सरकारी नौकरियों में और तमाम जगहों पर भर लिए जा रहे हैं, लेकिन उस अति पिछड़े वोटर को हिंदुत्व के मसाले में लपेटकर उसको सांप्रदायिकता की भट्टी पर सेका जा रहा है ताकि चुनाव को कम्युनल किया जा सके। अब वो वोटर जो है वो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन ढूंढ रहा है, वो अपना आरक्षण भी मांग रहा है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन भी मांग रहा है, वो छात्रवृत्ति भी मांग रहा है, वो चुनाव लड़ने के लिए सीटें भी मांग रहा है। अब देखना यह है कि वो वोटर, ये वोटर ऐसा वोटर है जो लगातार बीएसपी के साथ खड़ा नजर आया है। अगर हम बात करें 1984 से जब से बसपा बनी, उसके बाद से मान्यवर कांशीराम ने जिस तरीके से बसपा को आगे बढ़ाया, तो मान्यवर कांशीराम एक बात कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता ओबीसी समाज की है। एससी एसटी समाज के पास अपना आरक्षण है, नौकरियों में भी और राजनीति में भी वो अपना हिस्सा ले लेगा, लेकिन ये जो ओबीसी समाज है इसके पास पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हिस्सा नहीं है। ऐसे में इसको राजनीति में पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये देश का सबसे बड़ा वर्ग है और मान्यवर कांशीराम ने किया भी ऐसा। सरकार बनने पर अति पिछड़े समाज के कई ऐसे नेता थे, हर जाति से पकड़ पकड़ कर नेताओं को मंत्री बनाया और इस जाति के लोगों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डाली और उसके बाद से लगातार ये अति पिछड़ा वोटर जो है वो बसपा को वोट करता नजर आया। कभी ये सपा के साथ चला जाता था, कभी ये बसपा के साथ आता था, लेकिन ये वोटर बीएसपी के साथ कंफर्टेबल महसूस करता था, क्योंकि ये जो वोटर है ये मुख्यतः जो है ऐसा वोटर है जिसके पास आय के संसाधन उतने नहीं हैं, जिसके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन उतनी नहीं है, इसके पास थोड़ा थोड़ा अपना संसाधन है, ये उससे अपनी जीवनचर्या चलाता है। ऐसे में इस वोटर को सबसे ज्यादा डर रहता था कि गुंडे जो हैं वो इस वोटर को परेशान करें, इसका काम ना चलने दे, इसकी भैंस खोल लें। मतलब सबसे ज्यादा अत्याचार जो सहा है वो अति पिछड़े वोटर ने सहा है। ऐसे में बहन जी की सरकार में जो कानून व्यवस्था रही उससे अति पिछड़ा वोटर काफी खुश और काफी प्रभावी था। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई, 12 से 17 के बीच प्रदेश में जो गुंडा राज था उससे सबसे ज्यादा प्रभावित अति पिछड़ा वोटर हुआ। और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी एक नया लुभावना मॉडल लेकर आए और भारत को डेवलप करने की बात करने लगे, यूपी में एक नया मॉडल लेकर आया गया, तो ये वोटर बसपा पर ना लौटकर भाजपा में चला गया कि भैया हमको तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन
इस वोटर को भाजपा में मिला क्या? भाजपा में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो अब ये पलटी मार रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल हैं, जो देख रहे हैं कि भाजपा में कुछ नहीं मिल रहा है, ना आरक्षण मिल रहा है, ना हिस्सा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है। और हम भी क्यों अब हिंदुत्व की भट्टी में सिकते रहे, जब तमाम जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, जो तमाम नेता मंत्रियों की जाति के लोग हैं, वो अपनी नौकरी में मजा मार रहे हैं। तो बहन जी के पास 226 सीटों का फॉर्मूला तैयार है। बहन जी कह चुकी हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी और अकेले ही मैं बहुमत लेकर आऊंगी। और जब जब बसपा जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ी है, हमारा वोट तो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन सामने वालों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ये बात बहन जी ने कही। अब बहन जी के पास जो फॉर्मूला है उसकी शुरुआत 9 अक्टूबर को हो गई है 226 सीटों के। सबसे पहले तो बहन जी ने एक झटके में जो उनका दलित वोटर 5 से 6% अखिलेश यादव की तरफ चला गया था, उसको छीन लिया और वो पूरी तरीके से अब बसपा के साथ नजर आ रहा है। उसकी बौखलाहट समाजवादी पार्टी के खेमे में दिख रही है, उसकी बौखलाहट तमाम अन्य राजनीतिक दलों के खेमे में दिख रही है, फिर चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये वोटर जो है, जो पीडीए में गया था संविधान और आरक्षण बचाने के लिए, मूलतः अंबेडकरवादी वोटर है, और जो संविधान खत्म होने के डर से भाजपा को हराने के लिए मजबूरीवश सपा में चला गया था, अब वो वापस आ गया है। अगला निशाना बहन जी का जो है वो भाजपा है। भाजपा में जो बड़ी संख्या में अति पिछड़ा वोटर गया है, जो दलित वोटर गया है, जो उन नेताओं के साथ गया है जो 2012 के बाद पार्टी छोड़ छोड़कर 2000 भाजपा में गए हैं। क्योंकि भाजपा के भीतर उत्तर प्रदेश में लगभग एक बड़ा हिस्सा जो है 20 से 25% वो बीएसपी के नेताओं का है। और ये बीएसपी के नेता जब जब पार्टी छोड़कर गए, अपने साथ वोटों का एक बड़ा चंक ले गए। ऐसे में वहां पर ना तो नेताओं की सुनी जा रही है भाजपा में, ना ही उनके वोटर की सुनी जा रही है। अब नेता तो बगावत करने से रहे, लेकिन वोटर तो खुलकर बगावत कर रहा है। तो अगला निशाना बहन जी का ये वो वोटर है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ पुराने नेता भी पार्टी में शामिल कराए जा सकते हैं जो पार्टी छोड़कर गए थे। जी हां, बशर्त है स्वयं प्रसाद मौर्य की वापसी नहीं होगी। बिल्कुल स्वयं प्रसाद मौर्य की वापसी नहीं होगी, लेकिन पुराने नेता शामिल कराए जा सकते हैं जो पार्टी छोड़कर गए थे। और ये वोटर जो है बड़ी संख्या में अति पिछड़ा भाजपा से टूटकर बीएसपी की ओर आ रहा है। जब ये अति पिछड़ा और दलित वोटर यूपी में मजबूत होगा और मजबूत होकर बीएसपी के साथ अलाइन होगा, एक नैरेटिव बनेगा कि भैया देखिए बसपा के साथ 17 से 18% दलित वोटर है और 10% अति पिछड़ा भी आया है, जो कि सपा में जाना नहीं चाहता, जो कि भाजपा के साथ रहना नहीं चाहता। लगभग 26% वोट बीएसपी के पास हो गया है। ये नैरेटिव बनेगा और ये चीजें जमीन पर दिखाई देगी, क्योंकि बीएसपी का संगठन और कैडर अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। संगठन में काफी बदलाव कर दिए गए हैं और जो बूथ और सेक्टर कमेटी का काम था वो पूरा कर लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों में कैडर कैंप भी शुरू हो जाएंगे मंडल स्तरीय। तो जब सड़कों पर बसपा उस तरीके से दिखाई देगी, तो जो मुस्लिम वोटर भाजपा को एक तरफा हराने के लिए वोट करता है, वो भी टूटकर आएगा। और उसके पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूं। उसके पीछे का कारण इस समय बीएसपी का कोर वोट बैंक, और दूसरा उसके पीछे आने का कारण होगा कि जब चुनाव होगा तो बसपा बहन जी आकाश आनंद की भाषण की शैली हम लोग जानते हैं। अखिलेश यादव अपने भाषण में बाबरी का नाम नहीं ले सकते, अखिलेश यादव अपने भाषण में नमाज का नाम नहीं ले सकते, अखिलेश यादव अपने भाषण में मुसलमानों का मां नहीं बोल सकते, अखिलेश यादव टोपी नहीं लगा सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती वो नेता हैं जो मजारों पर होते हमलों को लेकर लिखने से पीछे नहीं हटती। उत्तराखंड में जिस तरीके से वहां की सरकार ने मजारों को निशाना बनाया, सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उसको लेकर लिखा। उसके बाद जब मकबरों पर हमला हुआ तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उसको लेकर लिखा। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर बुलडोजर चला तो बहन जी ने उसको लेकर लिखा। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात आई तो बहन जी ने मुसलमानों की बात की। मुस्लिम वोटर जो है वो बसपा के साथ जाने में उसको दिक्कत नहीं, वो कहता है कि हम बहन जी के साथ चले जाएंगे, बहन जी की सरकार में खूब बेहतरीन काम हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, सब लोग शांति से रहे। बस वो एक नैरेटिव में घिर कर जो नैरेटिव बना देती है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, उस नैरेटिव में घिर कर उस सपा की ओर चला जाता है कि भैया बसपा तो बी टीम हो गई है, बसपा को वोट दे दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। लेकिन
जब बीएसपी अपने 26% कोर वोट बैंक के साथ खड़ी होगी तो मुस्लिम इस नैरेटिव में नहीं पड़ पाएगा। और आकाश आनंद ने तो ये बात भी कही थी जब उनसे पूछा गया राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक भाषण दिया था और कहा था कि भैया जब बाबरी बनेगी तो हम बाबरी वालों के साथ खड़े होंगे। ये बयान जो है अखिलेश यादव नहीं दे सकते, ये बयान राहुल गांधी नहीं दे सकते, क्योंकि वो डरते हैं, वो जानते हैं कि अगर वो मुसलमानों के पक्ष में खुलकर बोल जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा, उनको बाकी उनका कोर वोट बैंक जो यादव है वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन बसपा इस बात में नहीं डलती है। तो यही वो फॉर्मूला है बीएसपी का 226 सीटें जीतने का, जो कि हमारे सामने आया है, हमने डिकोड किया, ये कह लीजिए कि लीक हो गया है कि किस तरीके से बीएसपी 226 सीटें जीतने जा रही है। अपना कोर वोट बैंक दलित 10 से 12% अति पिछड़ा और 22% मुसलमान, 16, 10, 26, 28 और 22 मुस्लिम, 40% वोट बैंक के साथ बीएसपी आपको खड़ी नजर आएगी। और ये 40% वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 226 सीटें बसपा को जिताएगा। ये प्लान जैसे ही बाहर आएगा भाजपा और सपा में हड़कंप मचने वाला है, हड़कंप मचने वाला है। जी हां, इस चाल की काट नहीं ढूंढ पाएंगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग। दोस्तों इसके अलावा हम चलते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील जातिवादी अनिल मिश्रा, जो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अनर्गल टिप्पणी करने से नहीं रुक रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर पुलिस नहीं कर रही है, जिनको बार बार बोलने दिया जा रहा है, सरकार भी उस व्यक्ति के साथ खड़ी है। उस व्यक्ति को औकात दिखा दी है एक लेडी सिंघम ने। जी हां, एक बड़ी पुलिस अधिकारी जो कि ग्वालियर की बड़ी पुलिस अधिकारी है हिना खान, उन्होंने जातिवादी अनिल मिश्रा को औकात दिखाते हुए सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। ये कह दीजिए कि हवा टाइट कर दी। मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं, आप वो वीडियो सुनिए। जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। अपना जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। मंदिर बंद हुआ है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और जातिवादी वकील अनिल मिश्रा के लोग आपस में टकरा रहे थे। जैसे ही अनिल मिश्रा ने देखा कि पुलिस अधीक्षक तो मुसलमान है, उसने यहां पर धर्म का एंगल खेलने की सोची और मुस्लिम पुलिस अधीक्षक को डराने के लिए जय श्री राम का नारा लगा दिया। लेकिन पुलिस अधिकारी लेडी सिंघम होशियार थी, उन्होंने भी अनिल मिश्रा के बाद 2 बार जय श्री राम का नारा लगाया और कहा कि यह धर्म के अपमान की बात नहीं है, आप कानून और प्रशासन के खिलाफ जा रहे हैं, आप कानून और प्रशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप इसको धर्म का अपमान कहकर नहीं बच सकते। मैं आपको यहां पर भीड़ इकट्ठा करने नहीं दूंगी, मैं आपको यहां पर कोई भी पाठ कोई भी चीज करने नहीं दूंगी, आप यहां पर कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, यहां पर धारा 144 लागू है, यहां पर कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे में जातिवादी अनिल मिश्रा की हेकड़ी निकल गई। जिस संविधान को मानने से मना कर देता है, जिस संविधान निर्माता का वो बार बार अपमान करता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, उसी संविधान से चलने वाले प्रशासन और पुलिस की बात अनिल मिश्रा को माननी पड़ी और अनिल मिश्रा की हेकड़ी निकल गई। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद ग्वालियर हाईकोर्ट का जो प्रशासन है, वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाने दी इस जातिवादी अनिल मिश्रा ने। उसके अलावा वहां पर बार बार इसने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को लेकर तमाम तरीके की बातें कही, जिसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया। इसको लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात है। वहां पर सोशल मीडिया में भी लगातार जो है इस तरीके की टीका टिप्पणी की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घटे, इसलिए वहां पर 4000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ऐसे में ध्यान रखा जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा करके कोई ऐसी घटना ना कर दे कि जिससे दंगा भड़क जाए या कोई हिंसा हो जाए। तो ऐसे में हिना खान ने कानून के अनुसार, संविधान के से चलने वाले कानून के अनुसार काम किया और जातिवादी अनिल मिश्रा, जो कि वहां अपने लोगों को इकट्ठा कर अपनी ताकत दिखाना चाहता था, एक धार्मिक आयोजन के पीछे छुपकर दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कोई कानून हाथ नहीं लगा सकता, मैं किसी कानून का पालन नहीं करूंगा। हिना खान जो कि लेडी सिंघम है, जो कि एक बड़ी पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने जातिवादी अनिल मिश्रा को बात मनवा दी। जातिवादी अनिल मिश्रा ने मुस्लिम पुलिस
अधिकारी को देखते ही जय श्री राम का नारा लगाने की कोशिश की और ये आरोप लगाने की कोशिश की कि ये मुस्लिम पुलिस अधिकारी मेरे धर्म का अपमान कर रही है, तो हिना खान ने भी जय श्री राम का नारा 2 बार लगाया और कहा कि जय श्री राम की जितनी इज्जत तुम करते हो उतनी हम करते हैं, लेकिन ये कोई धर्म का अपमान नहीं है, मैं यहां पर कानून का पालन कर रही हूं, आप धर्म के अपमान की आड़ में यहां पर कानून नहीं तोड़ सकते। बड़ी बात यह है कि इस जातिवादी वकील के साथ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। ये बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। ये लोग वो लोग हैं जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से चलते हैं, आरएसएस में खुलकर दम नहीं है बाबा साहब के बारे में मुखालफत करने का, वो पीछे से बैकडोर से इन लोगों को लेकर आई है और बाबा साहब के बारे में अनर्गल टिप्पणी करवा रही है। लेकिन जातिवादी अनिल मिश्रा ये नहीं जानता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के 85% बहुजन समाज के जीर्णोद्धार करने वाले हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश के 85% बहुजन समाज महिलाओं को वो अधिकार दिए जो कि अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी लोग और इनके पूर्वज लोग छीनकर रख रहे थे। अब हम लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, माइक मंच पर बोलने लगे, नौकरियों में जाने लगे, तो अनिल मिश्रा को दिक्कत हो रही है। वो चाहते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बाबा साहब की लोकप्रियता बढ़ रही है, अंबेडकर की लोकप्रियता बढ़ रही है, और यही बात इन जातिवादियों को चुभती है। ये दोनों खबर आपको कैसी लगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।